हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई का एक सैंपल पेपर बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द सेशन में रिलीज हो गया था और एक सैंपल पेपर इसी मंथ रिलीज हुआ है सितंबर में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन दोनों सैंपल पेपर्स में क्या कोई डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली उन दोनों सैंपल पेपर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन रिलीज हुआ था सैंपल पेपर, बिल्कुल वैसा ही सैंपल पेपर अभी सितंबर में रिलीज हुआ है। यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस है वो हर चैप्टर की सेम है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द न्यू सैंपल पेपर so that you have a little idea about what are the questions, what is the typology of the question, and how to write the answers to these questions. So let's connect to commerce and let's learn how to answer well in the exams. Students, on the basis of analysis, I have made this blueprint for you from the sample paper 2023 and 24. And I told you कि चाहे वो साल के शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था या वो सितंबर में आया है, जो यूनिट 6, 7 और 8 है, इससे पहले यूनिट 1, 2, 3, उसके बाद यूनिट 4 और 5 दोनों वॉल्यूम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 6, 7 और 8 में से बच्चों आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। स्टाफिंग में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। डायरेक्टिंग में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का और दूसरा भी 4 नंबर का। और कंट्रोलिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 एक नंबर के और एक 3 नंबर का। तो इस तरह से जो सीबीएसई ने जो वेटेज को डिस्ट्रीब्यूट करा है वो कैसे करा है कि स्टाफिंग से 7 नंबर, डायरेक्टिंग से 8 नंबर और कंट्रोलिंग से 5 नंबर। बिल्कुल बैलेंस ये वेटेज है, क्योंकि कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है, उसमें से 5 नंबर का ले लिया, और उसके अलावा ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से लंबे हैं तो उसमें से 7 और 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर्स भी बच्चों आप अपने पास नोट कर लीजिए कि जो स्टाफिंग से जो 2 क्वेश्चंस आए हैं, 23 नंबर और 26 नंबर का क्वेश्चन, यही नंबर जो है सैंपल पेपर इन द बिगिनिंग में भी था, तो उसमें इवन क्वेश्चन नंबर में भी चेंज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग में से क्वेश्चन नंबर 25 और 29, और कंट्रोलिंग से क्वेश्चन नंबर 8, 12 एंड 22। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ये टोटल 7 क्वेश्चंस, 2 questions of 1 mark, 2 questions of 3 marks, and 3 questions of 4 marks. I have written for you the question numbers also, and I will tell you what are the questions, what is the difficulty level of the question, and how to write the answers to these questions. सबसे पहले बच्चों हम एक नंबर के 2 क्वेश्चन जो लेटेस्ट सैंपल पेपर में दे रखे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। So look on your screen, question number 8, that is for 1 marks and that is from controlling. क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4 ऑप्शंस दे रखी है यहां पर, और क्वेश्चन दे रखा है अ कंपनी सेल्स हैव बीन डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स। द मैनेजर हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट अ न्यू कंट्रोल सिस्टम टू ट्राई टू इंप्रूव द सेल्स। Which of the following control systems would be most effective in this situation? बच्चों, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हमने कर रखा है जिसमें हम ये देखते हैं जो रीजन फॉर डेविएशन आता है उसी हिसाब से करेक्टिव एक्शन होता है। तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन के बारे में बात की गई है, और क्वेश्चन में बच्चों साफ दे रखा है कि सेल्स हैव बीन डिक्लाइनिंग। ठीक है, अब जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो है वो रीजन फॉर डेविएशन नहीं है। ए पार्ट है अ बजट सिस्टम दैट सेट्स द टारगेट्स फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे सेल्स टारगेट्स और प्रॉफिट्स की बात हो रही है करेक्टिव एक्शन में। बी पार्ट है अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम दैट इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स स्टाफ। बी पार्ट में सेल्स स्टाफ की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। C part है a quality control system that ensures that products meets the customers expectations। तो C part में customer expectations की बात हो रही है। D part देखिए a survey that measures customer satisfaction with the company's products and services। तो customer satisfaction in regard to services of the company and the products of the company। अब बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से बहुत ही क्लियर ऑप्शन है क्वेश्चन में sales have been declining, तो करेक्टिव एक्शन भी
टू इम्प्रूव द सेल्स होगा। और ऑप्शन ए में क्लियरली दे रखा है अ बजट सिस्टम दैट सेट्स टारगेट्स फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो जो रीजन फॉर डेविएशन सेल्स है तो करेक्टिव एक्शन भी सेल्स से रिलेटेड ही होगा, ना तो वो स्टाफ से रिलेटेड होगा, ना कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होगा और ना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होगा। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन है A part, so your correct answer is A. So you have to be very particular about the language of the question and अब इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है बच्चों कि कौन से स्टेप से है या कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताइए, लेकिन इसको घुमा करके थोड़ा सा हायर ऑर्डर में क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा करेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाएगा, तो वो हमारा रीजन फॉर डेविएशन पे डिपेंडेंट होगा। So I hope this answer is clear to you. Let's move on to the next question of 1 mark, that is question number 12. Question number 12 बच्चों reason assertion का question है, ध्यान से सुनिए। Assertion दे रखा है planning and controlling are interdependent and interlinked, और reason दे रखा है planning provides the goals and objectives that the controlling function uses to measure the performance। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट से ये शो हो रहा है कि हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड, कि प्लानिंग जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है और कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि ये मेजरमेंट किया जाए कि वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं बच्चों। ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी पार्ट है बच्चों बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी पार्ट है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी पार्ट है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो सी और डी तो एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं। बस अब हमें देखना है कि क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि यस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 1 मार्क का बहुत ही सिंपल ये 2 क्वेश्चंस थे और उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला 3 मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और वो भी कंट्रोलिंग से ही है। वहां पे एक इंटरनल चॉइस दे रखी है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज अ वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सो आई विल ओनली डिस्कस विद यू ओरली व्हाट टू राइट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं बच्चों, आप अपने स्क्रीन पे भी देखिए। पोल द मैनेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नोएडा employed various strategies to address the production shortfall of 850 balls out of the 1000 ball targets. See, the production shortfall is too much. Furthermore, what crucial initial steps he might have overlooked during the process of analyzing deviations and implementing corrective measures. यहाँ पर ये keywords आ गए ना बच्चों, the process of analyzing deviations and implementing corrective measures. So it means what process we are talking about? We are talking about controlling process. और controlling process में ये पूछा गया है कि कौन से crucial steps जो है पॉल ने ओवरलुक किए होंगे जो कि इतना शॉर्टफॉल आया। तो इसका मतलब कि डेविएशंस एनालिसिस से पहले सारे ही स्टेप्स ओवरलुक्ड हुए हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिखेंगे द स्टेप्स ओवरलुक्ड बाय पॉल आर। आप पहला स्टेप लिख देंगे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दूसरा स्टेप लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा स्टेप लिख देंगे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब 1.5 नंबर आपको यही मिल जाएगा तीनों स्टेप्स एक्चुअली लिखने के। और फिर क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एक एक लाइन उन तीनों स्टेप्स के बारे में आप लिख देंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 3 मार्क्स। I hope it is clear to you and it is a very straightforward question. उसी के साथ बच्चों चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। How can a regional manager of a retail chain enhance operational efficiency and maximize profits by analyzing deviations in the sale performance among the different stores? Some outlets consistently exceed the sales target while the other struggles to meet their goals. To address these disparities, the regional managers aim to implement 2 management techniques for analyzing deviations.
explore these two techniques in detail. तो बच्चों analyzing deviations हमने बिल्कुल अभी recently discuss करा है. There are two techniques or there are two principles that every manager follows while analyzing the deviations. This is critical point control and control or management by exception. तो इन दोनों techniques के बारे में आपसे explanation पूछी है, तो आप चाहे tabular form में कर दें, चाहे पैराग्राफ में कर दें, आप उन दोनों टेक्निक्स के नाम लिख देंगे that these two techniques that every manager has to consider while analyzing the deviations are critical point control and management by exception. लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टेक्निक्स लिख दीजिए और राइट हैंड साइड पे उनके दो दो पॉइंट्स लिख दीजिए, या इवन एक एक पॉइंट भी आप लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर, बिकॉज द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स अबाउट द टू प्रिंसिपल्स और द टेक्निक्स that are used while analyzing the deviations. So I hope there is no issue in answering this question and how to write the answer. उसके बाद बच्चों let's move on to the next question of 3 marks, that is question number 23rd. Examine the advantages of external recruitment in the context of organization's workforce. Elaborate on how this recruitment strategy contributes to evaluating overall performance and competitiveness. ये भी बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, जिसमें ये पूछा गया है कि जब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं. तो इसमें भी आप क्वेश्चन से लैंग्वेज उठाएंगे और आप स्टार्ट करेंगे दैट the advantages of external recruitment in improving the overall performance and competitiveness are discussed and explained as follows. तो आपका क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 बेनिफिट्स आप एक्सटर्नल सोर्सेस के लिख देंगे और उनके बारे में एक एक लाइन बता देंगे. इसको भी बिल्कुल आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, या पहले 3 हेडिंग्स दे दीजिए दैट एक्सटर्नल सोर्सेस enhance the competitive spirit in the organization, they provide fresh talent and the fresh blood in the organization, they provide the qualified and trained workforce that is trained up to the latest technology and they are updated about the new changes that are taking place in the environment. Wider choice is there in case of the external sources of recruitment. तो हमने बहुत सारे benefits कर रखे हैं external sources of recruitment के, उसमें से कोई 3 benefits आप लिख देंगे और तीनों benefits के बारे में एक एक लाइन बता देंगे. So this is how you have to answer the 3 marks question. बस अब बचे हैं बच्चों 4 नंबर के 3 क्वेश्चन. So let's move on to the next section. सबसे पहला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है डायरेक्टिंग से, क्वेश्चन नंबर 25. The manager of a team in the fast-paced IT company notices a decline in the employee motivation and productivity. Outline how he can use the Maslow's theory to identify and address the various needs of his employees. बच्चों अब देखो कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट है तो Maslow's नीड हायरार्की थ्योरी पे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि एक कंपनी है वो इस नीड हायरार्की थ्योरी को यूज कैसे कर सकती है अपने एम्प्लॉइज की नीड्स को एड्रेस करने के लिए. हमें इसको ट्विस्ट करना है आंसर को कि किस तरह से नीड हायरार्की थ्योरी को कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर या सुपरवाइजर यूज करता है टू सैटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. तो यहां पर बच्चों मैंने आंसर लिखा है कि आप किस तरह से इसको नीड हायरार्की थ्योरी के साथ यूज करके प्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए आंसर नंबर 25, सबसे पहले आप आंसर नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से ही पहली लाइन उठाएंगे. द मैनेजर कैन यूज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द वेरियस नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. अब नीड हायरार्की थ्योरी में 5 तरह की नीड्स होती हैं, तो पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए यहाँ पर कि वो कौन कौन सी 5 नीड्स होती हैं, और उसमें आप ये भी बता दीजिए कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं, और उन इंसेंटिव्स के अब हम एक्सप्लेनेशन में नाम लिख देंगे, और जो हायर लेवल नीड्स होती हैं वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होती हैं और वो कैसे. तो अब क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो मैंने इसके 4 पॉइंट्स बता दिए हैं कि जो इंश्योर करेगा मैनेजर बेसिक नीड्स are satisfied by providing competitive salary and incentives. क्योंकि मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गए, हमने सारे पढ़ रखे हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स. तो जो बेसिक नीड्स है उसके लिए मैनेजर क्या यूज करेगा, मॉनेटरी इंसेंटिव्स और बेसिक सैलरी.
फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स, उसके लिए he will provide the safe working environment, the work life balance and the job security. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में आपको हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय एंड फ्रॉम योर व्यू पॉइंट एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉय। फिर उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि हाउ कैन द मैनेजर इंश्योर दैट द सोशल नीड्स आर सैटिस्फाइड बाय इनफॉर्मल गैदरिंग्स, बाय आउटिंग्स, बाय वर्चुअल इवेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ फ्री फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो इस तरह से आप सोशल नीड्स के बारे में लिख देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है एंश्योर दैट द ईगो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर सैटिस्फाइड बाय वेरियस एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। तो जब एम्प्लॉय को कोई स्टेटस सिंबल प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसकी जॉब को एनरिच किया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। वो सारे आप यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देंगे कि इस तरह के इंसेंटिव से, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से एम्प्लॉयज की हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो नीड सेटिस्फेक्शन, जो इंसेंटिव्स यहां पर आपको लिखने हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी लिखने हैं, इसलिए एक डायग्राम पहले बना दीजिए मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का, और उसके बाद बता दीजिए कि ये सारी नीड्स कौन कौन से इंसेंटिव से सेटिस्फाई होंगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो अगर आप ये 4 मार्क्स का है, चारों नीड्स लिख देंगे, चारों नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी वो लिख देंगे, तो यू विल गेट 4 फुल मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें भी चॉइस है, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें कुछ मिसिंग है बच्चों इस क्वेश्चन में। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स पूछे गए हैं, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें आप बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग लिखेंगे, 4 बेनिफिट्स लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे आंसर करना है। Provide a detailed explanation of each of the following steps in the selection process that can maximize the chances of potential candidates of being selected for the management positions. यहाँ पे 4 steps दे रखे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के, preliminary screening, selection test, employment interview एंड फाइनल इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा तो सिलेक्शन टेस्ट पे ही क्वेश्चन है, लेकिन हर एक स्टेप की एक इंपॉर्टेंस पूछी है कि हर एक स्टेप कैसे हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसे देख लीजिए कि कैसे आंसर करेंगे। आंसर नंबर 26, क्वेश्चन से लैंग्वेज उठाएंगे। Each of the following step in the selection process can maximize the chances of potential candidates being selected and how you have to explain. तो पहले आपने एक जगह चारों steps लिख दिए, preliminary screening, selection test, employment interview and final decision। ये तो आपको दे ही रखे हैं, बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से कैसे हमारे रिसोर्सेस, टाइम सेव होते हैं और ये स्टेप किस तरह से बेनिफिशियल है इन सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। तो यहां आप लिख देंगे टू आइडेंटिफाई द अनफिट कैंडिडेट्स एंड सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज ऑन इनएलिजिबल कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले ही स्टेप में जितने भी अनफिट कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से, वो शुरू में ही हटा दिए जाते हैं ताकि आगे ऑर्गेनाइजेशन किस पे फोकस कर सके, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो ये एक पॉइंट में आपको बताना है कि इस टेस्ट से एलिजिबल कैंडिडेट्स पे फोकस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें टू आइडेंटिफाई द वेरियस स्किल्स, हमने पढ़ रखे हैं कई तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, तो उन सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू कैंडिडेट्स की वेरियस स्किल्स,
इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, वो सारी स्किल्स जो हैं इन टेस्ट से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो इन टेस्ट की इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको एक लाइन में। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से बच्चों क्या चीजें कलेक्ट की जाती हैं? एक तो जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती हैं उनको क्रॉस चेक और वेरीफाई कर लिया जाता है, और फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि टेस्ट से कलेक्ट नहीं की जा सकती। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का क्या बेनिफिट है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड थ्रू द टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट्स, द पर्सनालिटी, द वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजें जो है वो टेस्ट से चेक नहीं हो सकती हैं, ये सारी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से ही चेक हो सकती हैं। फिर उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, मेडिकल एग्जाम भी हो गया, तो उसके बाद ये डिसाइड करना होता है जो फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं कि जब बिल्कुल ही थोड़े से कैंडिडेट्स रह गए, अब इसमें से कौन सा फिट है कौन सा अनफिट है, तो उसके लिए जब फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो उसमें जो फाइनल सीनियर मैनेजर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है और उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जाती हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो फाइनली ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सूटेड है। तो फाइनल इंटरव्यू जो है उससे हमारा बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि स्किल्स और वेरियस पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स के अलावा जो डिसीजन मेकर है उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास एक्सपीरियंस होता है कि पिछले कौन से कैंडिडेट्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट साबित हुए, तो इनमें से भी कौन सा होगा जो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो फाइनल डिसीजन जो है जो कि सीनियर मैनेजर्स का होता है, उससे ये बेनिफिट मिलता है कि हर तरह से जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो इस तरह से आप पॉइंट में लिखेंगे, हर एक पर्टिकुलर स्टेप की स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस आप बताएंगे कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर में कैसे हेल्पफुल है। So this is how you'll have to present, and I hope if you write this way, you'll be able to get full marks 4 out of 4 in this answer. So now the last question is question number 29. Look at question number 29 students. इस क्वेश्चन में बैरियर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। आपको 4 सिनारियोज दे रखे हैं कि किस वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो रही है और आपको आइडेंटिफाई करना है बैरियर। जो मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख दिया है, लैंग्वेज क्वेश्चन से उठाएंगे आप आंसर के लिए। The barriers identified in each of the following scenario are stated as follows. तो एक तरफ आप सिनारियो 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, पूरे सिनारियोज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने सिनारियोज पढ़ रही हूं और उससे आप कम्युनिकेशन बैरियर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला है सिनारियो 1, ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग 2 टीम मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेटस हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन. As a result, they end up working on the different timelines, causing confusions and the delays. अब यहाँ पे बच्चों कीवर्ड क्या है? 2 team members from the different status. तो कम्युनिकेशन बैरियर जब अराइज होता है जब टीम में जो मेंबर हो वो सेम स्टेटस के ना हो, तो उनकी आइडियोलॉजीज फर्क हो जाती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर है स्टेटस बैरियर, और क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हर बैरियर के बारे में आप एक एक लाइन लिख देंगे। तो यहाँ में मैंने लिख दिया, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वेयर द कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द स्टेटस डिफरेंस। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, एक पॉइंट लिख दीजिए स्टेटस बैरियर और स्टेटस डिफरेंस लिख दीजिए, और किस तरह का ये बैरियर है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर सिनारियो 2 देखिए, in an email exchange between team members, one team member used technical jargons and industry specific terms that others may not fully understand. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं कम्युनिकेशन में जिनको हम कहते हैं टेक्निकल जार्गन्स। तो वहां आप उन टेक्निकल जार्गन्स को लिख दीजिए कि इसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो रही है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सिमेंटिक बैरियर में आता है, और उसको लिख दीजिए कि वन ऑफ द सिमेंटिक बैरियर वेयर कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द लिसनर्स। सिनारियो 3 है बच्चों, अ टीम मेंबर कंसिस्टेंटली interrupts others during the team discussions, not allowing them to express their ideas fully. Not allowing them to express their ideas fully, यही कीवर्ड है। इसका मतलब एक बीच में टीम मेंबर ऐसा है जो अपनी ही अपनी बोले जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा है,
तो इसका मतलब वो दूसरों की बातों पे अटेंशन नहीं दे रहा है, तो लैक ऑफ अटेंशन या लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो ये इसका आंसर है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे और इसके बारे में एक लाइन लिख देंगे कि वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर वेयर द कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इनअटेंटिव लिसनिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लास्ट सिनेरियो देखिए बच्चों, ड्यूरिंग द वर्चुअल टीम मीटिंग poor internet connectivity causes frequent disruptions and audio glitches. As a result, some of the team members miss crucial information and overall meeting efficiency is reduced. तो जब मीटिंग हो रही है तो कुछ वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब बोलने और सुनने में या इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो सिनेरियो 4 में टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमेंटिक बैरियर वेयर द कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू ऑडिबल कनेक्शंस, ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग में फर्क आ जाएगा। So this is how you have to identify the communication barriers. तो बच्चों इस तरह से आप 3 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस किस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हैं, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उन्हें यूज करके लिख सकते हैं। तो आई होप विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी माइन्यूटेस्ट पॉइंट दैट हाउ टू राइट द आंसर्स टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस and how to identify the keywords in writing the answers. So with this, I have discussed all the 7 questions that are expected from the volume 3rd, 3 units, unit 6, 7 and 8, staffing, directing and controlling. तो बच्चों एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इन तीनों यूनिट्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी वीडियोस जिसमें सारे टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं बहुत अच्छे से कीवर्ड्स और की पॉइंट्स के साथ, उन सारी वीडियोस को आप देख लीजिए। उसके बाद जब आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के आंसर्स लिखने हैं, किस तरह के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है हमें। So with this I end up this discussion of the sample paper, the latest sample paper that is issued in the month of September. You can go through the earlier sample paper also that was issued in the beginning of the session, that is also exactly the same, and with this you have a lot of idea and lot of confidence that how many questions, what type of questions and how to write the answers to these questions from these 3 units. So see you next time. Stay connected, stay healthy, stay motivated. We will start with the next book in the next video lecture. Till then, you watch all the videos of chapter 1 to 8. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Do watch all the videos, share it with the maximum students so that everybody gets benefited.